Hello students, welcome in the new class. Today we are going to start the fresh unit, that is laws of motion. ठीक है. In the unit 2 kinematics, ठीक है, you study the motions in one dimension, motion in two dimension, motion in three dimensions. So here is in case of motion, you study the here is the term kinematics and the dynamics. ठीक है. In case kinematics we study in proper way in details. Already we studied. ठीक है. Kinematics it is that branch of physics where we study the motion of the body without any cause. ठीक है. But in case of dynamics, ठीक है, the motion of the body, ठीक है, with the help of particular cause, we consider the cause. Why the body comes in the motions? With what particular factor body comes in the motions? So that particular cause is considered as a force. So that is our new topic. New term is here. ठीक है. So we study the laws of motions. Here is the force. What is a force? Force, it will push or pull on the body. Maybe body change its position, may not be change its position. It depends upon the capacity of the applier. ठीक है. मतलब force क्या आपके पास? ठीक है. It will push or pull on the body. Body may be change its position, may not be change its position. It depends upon the capacity of the applier. ठीक है. So here is force. We have two types of forces. One is a contact force and second one is action at a distance. So in case of contact force, ठीक है, what is a contact force? Contact force में आपके पास क्या है कि जब आपके पास here is both the bodies are in contact. अगर सपोज मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो मैं इस बॉडी के कांटेक्ट में आ रहा हूं. ठीक है. इट मींस आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन. दैट ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन. ठीक है. इट इज अंडर द कैपेसिटी ऑफ द अप्लायर. बॉडी किस पर्टिकुलर कंडीशन में पोजीशन को चेंज करेगा? जब वो उस अप्लायर की कैपेसिटी के अंडर होगा बेटे. अगर अप्लायर की कैपेसिटी के बाहर होगा देन बॉडी कैन नॉट चेंज द पोजीशन. सपोज अब एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं कि मैंने इस दीवार को पुश करना है, बट दैट इज बियॉन्ड ऑफ माय कैपेसिटी. ठीक है. इस मार्कर को मैंने इस मार्कर की पोजीशन यहां से लेके मैंने यहां तक लेके आनी, इट बी दैट इज अंडर माय कैपेसिटी. ठीक है. मैं दोनों केस में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, यहां भी पुश कर रहा हूं. ठीक है. बट ये दीवार जो उस तरफ नहीं जा रहा है बिकॉज दैट इज बियॉन्ड ऑफ माय कैपेसिटी. तो फोर्स क्या है? सिंपली इट इज पुश और पुल ऑन द बॉडी. बॉडी मे बी चेंज इट्स पोजीशन, मे नॉट बी चेंज इट्स पोजीशन. इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द अप्लायर. ठीक है. वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्स एंड एक्शन एट ए डिस्टेंस. कांटेक्ट फोर्स में आपके पास क्या है? हमें दूसरी फर्स्ट बॉडी जो है उसके ऊपर दूसरी बॉडी जो है वो कांटेक्ट में आ रही है. जैसे ये मार्कर है, मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं, दिस वन. ठीक है. दैट इज कंसीडर्ड एज ए कांटेक्ट फोर्स. बोथ द बॉडीज इन कांटेक्ट विद ईच अदर. ठीक है. बट एक्शन एट ए डिस्टेंस, एक्शन एट ए डिस्टेंस में क्या है बेटे? ठीक है. सपोज ये मार्कर है, मार्कर को मैं यहां से ड्रॉप कर रहा हूं. ये किसके कारण नीचे जा रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो मतलब जो ग्रेविटी है वो अब अर्थ सरफेस वो है हमारे पास. ठीक है. वो वहां से इसको अट्रैक्ट कर रहा है बेटे. अब जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट में आप मैग्नेट यहां पे रखा है, ये नेल्स है, तो आपके पास कोई आयरन पीस पड़ा है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. इट मींस दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एक्शन एट ए डिस्टेंस. ठीक है. ओके. दैट इज एक्शन एट ए डिस्टेंस. अब व्हाट इज द व्यू ऑफ एरिस्टोटल फैलेसी इन केस ऑफ फोर्स? अब हमारे पास साइंटिस्ट जो ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, उनका क्या व्यू था बेटे? ठीक है. उन्होंने हमारे पास कहा किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में लाने के लिए उसके ऊपर हमें एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है. अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअसली कम्स इन द मोशन तो हमें कंटिन्यूअसली उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है. ठीक है. एंड बॉडी मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी. बट ऐसा नहीं होता है. ठीक है. इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस. तो मतलब साइंटिस्ट एरिस्टोटल जो थे, इन्होंने हमारे पास फ्रिक्शन टर्म को इग्नोर कर दिया, नॉट कंसीडर द फ्रिक्शन टर्म. ठीक है. तो मतलब इन्होंने हमारे पास क्या कहा कि किसी बॉडी के ऊपर आप लोग फोर्स लगाते जाइए और बॉडी जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा. ठीक है. बट इनके व्यू को, साइंटिस्ट एरिस्टोटल के व्यू को किसने रिजेक्ट कर दिया? साइंटिस्ट गैलीलियो ने. ठीक है. इन द 17th सेंचुरी. ठीक है. साइंटिस्ट गैलीलियो टोटली रिजेक्टेड द व्यू ऑफ द एरिस्टोटल. ठीक है. इन्होंने हमारे पास क्या कहा? देयर इज नो फोर्स इज रिक्वायर्ड if the body move with a constant velocity, if the body moves on the frictionless surface. ठीक है. अब आपके पास ये बॉल है, आप इसको किक करते हैं तो बॉल आफ्टर कवर सम डिस्टेंस एंड बॉल विल स्टॉप हियर. ठीक है. ये बॉल क्यों रुकता है? बिकॉज ये बॉल किसके कांटेक्ट में आ रहा है? अर्थ के कांटेक्ट में आ रहा है. अर्थ के कांटेक्ट में आ रहा है तो यहाँ पे कौन सी फोर्स जनरेट हो रहा है? देयर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी. ठीक है. एंड आफ्टर सम कंटिन्यूअसली बॉडी गेट अपोजिशन एंड फाइनली द बॉडी विल स्टॉप. उसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जा रहा है और बॉडी जो फाइनली स्टॉप हो रहा है बेटे. इज इट ओके? तो हमारे पास ये एरिस्टोटल का व्यू जो है साइंटिस्ट गैलीलियो ने टोटली रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने कहा देयर इज नो फोर्स इज रिक्वायर्ड.
नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड इफ द बॉडी मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, एज वेल एज द बॉडी मूव्स ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। तो उन्होंने, हमारे साइंटिस्ट गैलीलियो ने इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने हमारे पास ये फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया बेटे, ठीक है। ये देखिए आई एम कंसीडरिंग हियर 3 डिफरेंट केसेस। फर्स्ट आई एम टॉक अबाउट द फर्स्ट केस, ठीक। इधर हाइट h, यहां से उन्होंने बॉडी को ड्रॉप किया, ठीक है। अब जब बॉडी को यहां से छोड़ा तो इट मींस जब बॉडी यहां पे था तो ऑलरेडी किसी हाइट के ऊपर था, उसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, ठीक है। वो छोड़ा, कंटिन्यू स्पीड विल इंक्रीज, और बॉडी कहां तक जा रहा है बेटे, सिर्फ उस हाइट तक ही बॉडी जा रहा है, ठीक है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगेन कम बैक, अगेन मूव, ठीक है। सी अनदर हियर, अब यहां पे तो पाथ भी दोनों का सेम था बेटे। सेकंड केस में मैंने पाथ को चेंज कर दिया, यहां पे शॉर्टर पाथ, यहां पे लॉन्गर पाथ, ठीक है। अब बॉडी फिर कहां तक जा रहा है, ये शॉर्टर पाथ था बट बॉडी कवर हियर अप टू हियर, मतलब वो कहां तक जा रहा है, उस हाइट h तक कवर कर रहा है बेटे, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट केस में देख रहे हैं, आपने बॉडी को यहां से छोड़ा एंड बॉडी मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी हियर, ठीक है, कंटिन्यूअसली बॉडी मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी बेटे, ठीक है। इट मींस आपके पास यहां पे क्या कंक्लूजन निकला, there is no force is required, no external force is required if the body move with a constant velocity as well as body moves on the frictionless surface पे, ठीक है। तो साइंटिस्ट गैलीलियो ने हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर लॉज दे दिए, उन्होंने हमारे पास टर्म इंट्रोड्यूस किया था, टर्म इज इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इटसेल्फ अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, ठीक है। हम लोग अपने रूम में कोई ऑब्जेक्ट छोड़ के जाते हैं, हम मान लीजिए 3 आवर्स के बाद आते हैं, 2 दिन के बाद वापस आते हैं, तो वापस ऑब्जेक्ट हमें वही मिलता है। वो क्यों मिलता है? बिकॉज दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो है उसको हमने क्या बोला? इनर्शिया। कौन सी प्रॉपर्टी है वो? ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इटसेल्फ अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, ठीक है। फिर उन्होंने हमारे पास यहाँ पे इनर्शिया की 3 डिफरेंट टाइप्स दे दी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हमारे पास क्या है? जब बॉडी, मतलब आपके पास जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है उसको इनर्शिया बोला गया। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है, इट मीन दैट इज एट रेस्ट। अगर मोशन में है तो हमने बोल दिया इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर वो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो हमने बोल दिया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सी द एग्जांपल। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि व्हेन द इनर्शिया चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ इनर्शिया टू अनदर फॉर्म ऑफ इनर्शिया, इट विल टेक सम टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। इनर्शिया क्या था? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इटसेल्फ अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। दैट पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड एज इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया है 3 टाइप्स, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। तो मैंने सिंपली कंक्लूड कर दिया कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, मोशन में है तो हमने उसको बोल दिया इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर वो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बट सबसे की पॉइंट यहां पे क्या है कि व्हेन द बॉडी चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ इनर्शिया टू अनदर स्टेट ऑफ इनर्शिया, इट विल टेक सम टाइम। बस ये बात आपको यहां से समझनी है बेटे। व्हेन द बॉडी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ इनर्शिया टू another form of inertia, it will take some time, maybe from rest to motion, maybe from motion to rest, maybe from motion to direction, maybe from direction to motion, ठीक है। when body change from one state of inertia to another state of inertia, it will take some time, ठीक है बेटे। तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ आई होगी। सो सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Today see, here is 2 problems are there. Common problem common problem in our daily life, ठीक है, and that we can explain with the help of term of inertia, ठीक है। inertia अभी हमने पढ़ा, it is a property of object and object does not change its position itself until the external force is not applied। फिर उसके हमने उसकी टाइप्स देखे और हमने कहा कि when the body change from one state of inertia to another state of inertia, it will take some time। और देखिए कॉमन प्रॉब्लम ये हम लोग अक्सर फील करते हैं बेटे। Why the passengers falls in the backward direction when the bus suddenly move, ठीक है। मान लीजिए सपोज बस, ये बस बेटी, ठीक है, और हमारे पास ये पैसेंजर बीच में खड़ा हुआ है बेटी, ठीक है। अब जो पैसेंजर की फीट हैं, पैसेंजर्स की जो फीट हैं, दे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस। पैसेंजर्स फीट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस। हमने यहाँ पे क्या किया, बॉडी को 2 पार्ट्स में बांट दिया। पहले कंप्लीट सिस्टम, एंटायर सिस्टम जो हमारे पास क्या है, रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। इट मींस किसको फॉलो कर रहा है? ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट को। नाउ द बस सडनली मूव, पैसेंजर्स ने कोई हाथ नहीं ऊपर पकड़ा, सिंपली इस तरह से खड़ा है और बस चल पड़ती है तो वो पीछे की तरफ गिरता है। ऐसे क्यों? ठीक है, देखिए अब
पैसेंजर्स की फीट जो है डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस, ठीक है। अब इसकी फीट वही एक्टिविटी करेंगे जो हमारे पास बस का फ्लोर एक्टिविटी करेगा, ठीक है। अब हमारे पास हमें क्या देखने को मिला कि जैसे बस मूव हुआ, बस मूव किया तो हमारे पास क्या था, मूव किया तो आपके ये इसका लोअर पोर्शन कम्स इन द मोशन बट अपर पोर्शन स्टिल हियर, अपर पोर्शन यही कहीं रह गया। या मैं आपको इसी पिक्चर के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूं बेटी। ये देखिए, मान लीजिए बस ये वाला टायर यहां से यहां चला गया, ये वाला टायर यहां से यहां चला गया, ठीक है। इट मींस ये इसके फीट यहां पहुंच गया बेटी, ठीक है, बट अपर पोर्शन स्टिल हियर, अपर पोर्शन यही का यही है, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, ठीक है। अब आपके चेक द पोजीशन ऑफ द बॉडी, हेड और फीट को मिलाइए, हेड और फीट को मिलाइए। अब आपके बॉडी इज अनबैलेंस्ड, अगर बॉडी अनबैलेंस्ड देन पैसेंजर्स फॉल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो दैट इज रीजन। तो यहां पे क्या था, अब मैंने कहा व्हेन द बॉडी चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ इनर्शिया टू अनदर स्टेट ऑफ इनर्शिया इट विल टेक सम टाइम। सो इन दैट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जैसे बस मोशन में आया बेटे, ठीक है, अपर पोर्शन स्टिल इन द रेस्ट बट लोअर पोर्शन कम्स इन द मोशन, ठीक है। तो लोअर पोर्शन आगे निकल गया, अपर पोर्शन वहीं का वहीं रह गया। अब हमने हेड और फीट की पोजीशन को मिलाया तो बॉडी इज अनबैलेंस, बॉडी इज अनबैलेंस, सो पैसेंजर्स फॉल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो आपने देखा कि इस मैंने जैसे कहा आपके पास कि व्हेन द बॉडी चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ इनर्शिया टू अनदर स्टेट ऑफ इनर्शिया इट विल टेक सम टाइम। तो वो जो टाइम है आपके पास, वो स्मॉल इंटरवल है, उसमें आपके पास लोअर पोर्शन यहां पहुंच गया और अपर पोर्शन यहीं का यहीं था, तो बॉडी इज अनबैलेंस, बॉडी अनबैलेंस, तो पैसेंजर्स फॉल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बेटे, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन दैट प्रॉब्लम बेटे कि व्हाई द पैसेंजर्स फॉल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन द बस सडनली मूव ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया। अब सिमिलर प्रॉब्लम इज देयर कि व्हेन Why the passengers falls in the forward direction when the bus suddenly stop? अब हम लोग ले लेते हैं, अब हम ये था बेटे, ये आपके पास पैसेंजर बीच में इस तरह से खड़ा हुआ है, अगेन फीट ऑफ द पैसेंजर डायरेक्टली कांटेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस, ठीक है। फिर हमने बॉडी को दो पार्ट में बांट दिया प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। नाउ द बस सडनली स्टॉप। अब पहले पूरे का पूरा सिस्टम मोशन में था, बस मूव कर रहा था बेटे, ठीक है। अब पूरे का पूरा सिस्टम मोशन में था, अब ड्राइवर ने सडनली ब्रेक अप्लाई कर दी। जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया देन व्हाट हैपेंस, ठीक है। अब बस का फ्लोर जो था वो रेस्ट के ऊपर आ गया, तो हमारे फीट भी रेस्ट के ऊपर आ गई, बट अपर पोर्शन स्टिल इन द मोशन, अपर पोर्शन यहां पहुंच गया, स्टिल इन द मोशन। इस तरह से करते हैं आगे की तरफ स्टिल। तो आपके पास क्या, फिर आपने हेड और फीट की पोजीशन को मिलाया बेटे, फिर आपने मिलाया, नाउ द पैसेंजर्स फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन द बस सडनली स्टॉप। तो यहां पे वही अप्लाई हुआ, बॉडी जो था वो किस में चेंज हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट किया, बट दैट इज वो क्या लेगा, सम टाइम, इन दैट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम अपर पोर्शन स्टिल इन द मोशन दैट रीच हियर, लोअर पोर्शन इज हियर। तो आपने फिर बॉडी की उस पोजीशन को मिलाया आपस में, हेड और फीट को मिलाया एंड पैसेंजर्स फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस। यहां पे आपने देखा था कि आपके पास क्या था, लोअर पोर्शन कम्स इन द मोशन बट अपर पोर्शन स्टिल एट रेस्ट, ठीक है। फिर आपने हेड और फीट की पोजीशन को मिलाया, बॉडी इज अनबैलेंस, so passengers falls in the backward direction. So in this way we can explain why the passengers falls in the backward direction and forward direction when the bus suddenly move and suddenly stop. See here is the term Newton's first law of motion. Newton's first law of motion हमारे पास क्या बोलता है बेटे, it is same just like the inertia. जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इट इज आल्सो नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया बेटे, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट स्टिल एट रेस्ट, इफ द बॉडी इन मोशन स्टिल इन द मोशन, ठीक है। बॉडी डज नॉट चेंज द स्टेट टिल द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, ठीक है। बॉडी डज नॉट चेंज द स्टेट, अगर वो रेस्ट के ऊपर है स्टिल इन द रेस्ट, अगर मोशन में है स्टिल इन द मोशन, ठीक है, टिल द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, ठीक है बेटे। तो आपके पास तो मतलब सेम डेफिनेशन जस्ट लाइक इनर्शिया, ठीक है। तो आपके पास जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है दैट इज आल्सो रीड एज न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया बेटे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टर्म आता है मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द चैप्टर फोर्स। सी द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी इज नोन एज अ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, सिंपल, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब इट इज स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity. So see the example, suppose we have two children A and B, both have equal mass, दोनों का मास सेम ले लिया मैंने, ठीक है, बट वेलोसिटी मैंने यहां ले लिया v1 is greater than v2. So what is momentum?
p हमारे पास क्या है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इट मीन इसका वेलोसिटी ले लिया मैंने v1, इसका वेलोसिटी ले लिया मैंने v2, तो आपके पास p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू m v1 अपॉन m v2। तो मैंने यहाँ पे ले रखा है v1 इज ग्रेटर देन v2, इट मीन दैट रेशियो इज ग्रेटर देन 1, दैट रेशियो इज ग्रेटर देन 1, इट मीन p1 इज ग्रेटर देन p2। तो हमारे पास क्या है बेटे, अगर मास कांस्टेंट है तो आपके पास मोमेंटम एंड वेलोसिटी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो सी दैट इज एग्जांपल, अगर मास कांस्टेंट है तो उस वक्त हमारे पास क्या है, p एंड v बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली अगर मैं यहां पे ले लेता हूं कि मेरे पास दोनों वी हैव टू चिल्ड्रंस a एंड b, मास इज m1 एंड m2 बट बोथ आर मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है। तो हमारे पास फिर क्या बन जाएगा बेटे, मोमेंटम p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू m1b अपॉन m2b, और यहां भी आपके पास बोला गया m1 इज ग्रेटर देन m2, इट मीन दैट इज अगेन ग्रेटर देन 1, इट मींस अगेन मोमेंटम और द फर्स्ट बॉडी ग्रेटर देन द सेकंड बॉडी। तो यहां देखिए अगर आपके पास क्या है बेटे, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपके पास मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी बेटे, क्लियर। तो ग्राफ इज जस्ट लाइक दिस, ठीक है। थर्ड केस, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, हम मोमेंटम को यहां पे कांस्टेंट ले लेते हैं, इट मींस हमारे पास क्या बन गया, मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो हमारे पास वेलोसिटी और मास दोनों आपस में इनवर्स हैं, इट मींस देन वी गेट ए सच टाइप ऑफ कर्व बेटे, ठीक है। क्लियर ये बात, ठीक है। दैट इज ये आपके फॉर मोमेंटम कांस्टेंट द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड मास, हियर इज मोमेंटम एंड वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी मोमेंटम एंड मास एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट इज मोमेंटम एंड वेलोसिटी व्हेन मास इज कांस्टेंट बेटे, ठीक है। अच्छा बेटे वन टर्म आई फॉरगेट हियर, द इनर्शिया, इनर्शिया मैंने कहा, इनर्शिया क्या था, बॉडी डज नॉट चेंज द स्टेट टिल द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, दैट पर्टिकुलर टर्म इज कंसीडर्ड एज इनर्शिया बेटे, ठीक है। अब मेरे पास हियर इज टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास 5 kg का है, ये मेरे पास 10 kg का है बेटे, ठीक है। अब मैं दोनों के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो मुझे 10 kg वाले को मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, ठीक है। अब मुझे इसकी स्टेट को चेंज करने में डिफिकल्टी ज्यादा आ रही है, इट मींस द मोर वैल्यू ऑफ इनर्शिया, मोर वैल्यू ऑफ इनर्शिया। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास इनर्शिया ऑफ द बॉडी, इनर्शिया ऑफ द बॉडी, इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ये मैं सिंपल आई के साथ डिनोट कर देता हूं, इनर्शिया ऑफ द बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इट मींस इनर्शिया ज्यादा होगा, और जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसको उसकी स्टेट को चेंज करना हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगा बेटे। तो आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सीखा, यहां से आपने टर्म मोमेंटम सीखा, मोमेंटम द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, ठीक है, इज नोन एज ए लीनियर मोमेंटम। इसको मेजर कैसे करते हैं हम लोग, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सिंपल इसके डायमेंशन अगर आपको बोला जाए कि डायमेंशंस क्या बन जाएंगे, m l t - 1, दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम बेटे, ठीक है। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट आपको बोलता हूं, व्हाट इज द ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या बन जाएंगे आपके पास, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सेकंड अगर मैं आपको बोलता हूं इसके सीजीएस यूनिट क्या बन जाएंगे बेटे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड बेटे। तो इस तरह से हम लोग उसके एसआई और सीजीएस यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला को स्टडी कर सकते हैं, और these graphs are very important बेटे। तो आपने देखा मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ, मोमेंटम और मास के बीच का ग्राफ जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी और मास के बीच का ग्राफ जब मोमेंटम कांस्टेंट है। तो इस तरह से आप लोग इन टर्म्स को रेडी कर सकते हैं बेटे। Now see the Newton's second law of motion. Newton's second law of motion हमारे पास क्या बोलता है, it states that force is directly proportional to its rate of change of momentum. It means जो force है हमारे पास that is directly proportional to rate of change of momentum, ठीक है। तो हमने यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया बेटे, और यहां से d अपॉन dt, तो हमने मोमेंटम टर्म अभी पढ़ा, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। आपको डिफरेंशिएशन आता है, मास बाहर आ गया बेटे, यहां पे क्या बन गया आपके पास, dv अपॉन dt। नो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज कंसीडर्ड एज एक्सीलरेशन। तो जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसी ने हमें फोर्स को कैलकुलेट करना सिखाया बेटे, कि हाउ टू मेजर द वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स को कैसे मेजर करते हैं बेटे, ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। अगर हमारे पास, अब देखिए, अगर सपोज द बॉडी मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर बॉडी मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी इट मींस नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज 0। अगर हमारे पास बॉडी का स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बॉडी का स्पीड इंक्रीज कर रहा है, इट मीन वी आर गेटिंग द पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगर बॉडी का स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रहा है और हमें एक्सीलरेशन मिल रहा है, ठीक है, इट मींस वी कैन से द बॉडी इज एक्सीलरेटेड। तो हमारे पास वो कौन सी फोर्स होगी, दैट इज एक्सीलरेटिंग फोर्स। अगर आपके पास बाय द वे क्या हो रहा है, बॉडी का स्पीड जो वो डिक्रीज कर रहा है,
बॉडी का स्पीड डिक्रीज कर रहा है, इट मीन दैट इज कंसीडर्ड एज ए रिटार्ड. एट द टाइम द फोर्स एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, इट मीन रिटार्डेशन. तो हम लोग उस पर्टिकुलर फोर्स को क्या बोलेंगे, दैट इज रीड एज ए रिटार्डिंग फोर्स. इफ बॉडी स्पीड विल इंक्रीज देन, तो हमारे पास मास और एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट होगा देन दैट इज एक्सीलरेटिंग फोर्स. अगर बॉडी का स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो मास और एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज रिटार्डिंग फोर्स. क्लियर बेटे? ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स एंड एक्सीलरेटिंग फोर्स बेटे. ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, बड़ी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस, डायमेंशनल फॉर्मूला मास का m आ गया और एक्सीलरेशन का क्या बन गया, LT माइनस 2. LT माइनस 2. अब इसके ऐसे यूनिट्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ फोर्स. एक हमारे पास आते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स, एब्सोल्यूट. एक हमारे पास आते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ग्रेविटेशनल यूनिट्स. जो आपके पास एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं वो उनको देखिए एज पर द एसआई सिस्टम. एसआई सिस्टम के अनुसार हमारे पास क्या बनेगा, देखिए किलोग्राम एक्सीलरेशन दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका कंप्लीट नेम हमारे पास दैट इज न्यूटन, दैट इज न्यूटन. और हमारे पास जो सीजी सिस्टम है, सीजी सिस्टम में हमारे पास क्या बनेगा, हियर इज ग्राम. एक्सीलरेशन का आपके पास दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमारे पास इसका कंप्लीट नेम दैट इज डाइन. ठीक है, तो हमारे पास 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आपके पास यहां पे क्या बन गया, 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम. हियर इज 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आपके पास क्या बन गया, दैट इज 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन. ठीक है, अब सी द ग्रेविटेशनल यूनिट्स. ग्रेविटेशनल यूनिट्स में आपके पास क्या है बेटे, ऐसा यूनिट्स. ऐसा यूनिट्स आपके पास क्या होगा बेटे, दैट इज मास किलोग्राम. इट मीन दैट इज एज पर द ग्रेविटेशनल फोर्स. हम लोग फोर्स को कैसे मेजर करते हैं, mg, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी. तो हमारे पास क्या बन गया, किलोग्राम वेट. और सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या बनेंगे, सीजीएस यूनिट हमारे पास बनेंगे दैट इज ग्राम, ग्राम वेट. या तो हम इसको बोल सकते हैं किलोग्राम फोर्स, यहां पे हम इसको बोल सकते हैं ग्राम फोर्स. ठीक है, अब क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोग्राम वेट. 1 किलोग्राम वेट की वैल्यू कितनी होगी बेटे, अब देखिए मास यहां पे कितना है, दैट इज 1 kg. एक्सीलरेशन ग्रेविटी हियर इज 9.8, इट मीन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इट मीन देन यू गेट हियर इज 9.8 न्यूटन. ठीक है, बट अगर हम यहां पे देखें 1 ग्राम वेट, अदरवाइज 1 ग्राम फोर्स, ये कितना बन जाएगा, 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. दैट विल बिकम हियर इज 980 डाइन. ठीक है, बट अब अगला क्वेश्चन राइज होता है कि बट ये डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स. जो एब्सोल्यूट यूनिट है दैट विल रिमेन फिक्स्ड. हम कहीं भी चले जाएंगे इसकी वैल्यू यही रहेगी. बट जो आपका ग्रेविटेशनल यूनिट्स है इट विल वेरी. सेम प्लेनेट के ऊपर भी अगर हम लोग डिफरेंट पोजीशन के ऊपर खड़े हैं तो हमारे पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल यूनिट से वो वेरी करेगा. डिफरेंट प्लेनेट के लिए वेरी करेगा. क्यों, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सियल ग्रेविटी. जहां जहां हमारे पास एक्सियल ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करेगी वहां वहां हमारे पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल यूनिट्स जो है वो वेरी करेंगे बेटे. तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, हमें फोर्स को कैलकुलेट करना सिखाया बेटे. तो हमने यहाँ पे देखा रिटार्डिंग फोर्स कब होगा, एक्सीलरेटिंग फोर्स कब होगा, इसके एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या हैं, इसके ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या हैं बेटे. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बेटे. तो आई होप बेटे आपको मेरी बात समझ आई होगी बेटे. ठीक है, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. ठीक है, और जहां आपको डॉट है बेटे वो आप लोग बताएं. सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि जो भी मेरी पिछली वीडियोस हैं, मैं जो भी पिछला सिलेबस आपका कवर नहीं हुआ है वो सभी की सभी आपको चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगी बेटे. ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी बेटे. तो प्लीज गिव द लाइक एंड सब्सक्रिप्शंस. थैंक यू.